हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानी फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। गाइस, हमारा क्लास 12 की यूनिट हम कर रहे थे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। मॉडर्न फिजिक्स की एक यूनिट है, पहले यूनिट एटम्स एंड न्यूक्लियस के अंदर हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा गीगर एंड मार्स्टिन एक्सपेरिमेंट। देन उसके बाद जो उसकी दूसरी वीडियो आई थी वो थी हमारी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एंड हमने पढ़ा था ऑर्बिटल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बट नाउ अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो जिसने ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है उसे वेलोसिटी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप पहले वो दो वीडियोस देखिए, देन कम टू दिस वीडियो। दिस इज़ माय पर्सनल सजेशन टू यू गाइज. So now again, as same as we have considered in orbital radius of electron, in finding orbital radius of electron, we are considering same situation here for finding the orbital velocity of electron. So again here we have considered a nucleus which has positive charge, as we know that nucleus is consist of only neutron and proton. Neutron is a neutral quantity, that is it has no charge, it is neutral, and proton are positive charged bodies, so they have positive charge. And this nucleus, that's why is shown as positive plus charge over the center, and you can see an orbit, an electron revolving in an orbit of radius r. Okay, z is the atomic number and v is the velocity. So now we have considered the velocity, that an electron is revolving around this orbit, circular orbit of radius r with velocity v and nuclei of atomic number z. And we know that F centripetal is equal, we know that this is the necessary condition for according to Bohr's second postulate, that only those electrons revolve around the orbit whose angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. So this is the statement of Bohr's model, that only those electrons are allowed to revolve in the orbit whose angular momentum, this term is angular momentum, is equal to integral multiple of h upon 2 pi. I have repeated it 2 times so that you can easily understand it. So now, but we have to find now velocity. In previous we have to find radius, that's why we considered r over here, but now we have to find the velocity, that's why r we have considered in left hand side, and all the things are moved to the right hand side. So now the equation becomes v is equals to nh upon 2 pi mr. So this is considered as equation number 1. So now also according to the रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसमें एक कंसिडरेशन था कि जो हमारा नेसेसरी हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो हमारी चार्ज बॉडीज़ के बीच में लग रहा है उसमें, जो कि है हमारा कौन सा कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है, और वो हमारा किसके इक्वल होता है, एफ सेंट्रिपिटल के। सेंट्रिपिटल फोर्स हमारा सर्कुलर मोशन में लगता है। जब हमारा इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमारा ये रिवॉल्व कर पा रहा है, इसीलिए जो हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल्स टू एफ सेंट्रिपिटल। आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों यूज़ किया है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोलम्बियन अट्रैक्शन हो रही है। ओके, सो नाउ हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, कुलम्स फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हेयर Q1 इज E, Q2 इज ZE. Okay, and r square is the distance between the two. So which is equals to F centripetal, and centripetal forces we know that its formula is mv square upon r. Now what we gonna do, हमने क्या किया, अब हमने किया कि जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसे हमने k लिख लिया, क्योंकि इसे हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। पहले चैप्टर पे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहले यूनिट पे, कोलम्बियन फोर्स में हमारा क्या होता है कि हमारा कांस्टेंट आ जाता है। सो बाकी हमारा बच्चा ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। इस r से ये r कैंसिल हो गया। ओके, अब हमारे पास क्या बच्चा, r इज इक्वल्स टू k ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन 1, इस r की वैल्यू को हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 थी हमारी ये वाली, तो यहाँ पर ये जो r है इस पर हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू को पुट कर देना है। तो इसे पुट किया हमने यहाँ पर, तो v इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई m ब्रैकेट k ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसे रेसिप्रोकल कर दिया, इसे हम ऊपर ले गए mv स्क्वायर को, और k ZE स्क्वायर हमारा यहाँ पर रहा। ठीक है, तो जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उन्हें हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास बचा
ठीक है। इस वी स्क्वायर से ये वी भी कट गया। अब हमारे पास बचा ये वाला वी इधर ही रहेगा और बाकी सारी टर्म्स हमारी एक तरफ आ जाएंगी। सो वी आ गया हमारा 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल। ओके, मतलब कि ये हमारी क्या आ गई, कॉमन वेलोसिटी आ गई, जिस तरीके से हमारी कॉमन रेडियस आई थी। फिर हमने क्या किया था, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के लिए रेडियस फाइंड की थी, उसी तरह हम हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के लिए ये वेलोसिटी फाइंड करेंगे। सो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें पता है, हमने लास्ट में भी किया था, ये जो हमारी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगी वो 1 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी जो ऑर्बिट होती है वो सिर्फ के शेल होती है। ओके, तो वो हमारी पहली ऑर्बिट होती है, तो इसलिए n इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 1। z हेयर इज एटॉमिक नंबर। नाउ देयरफॉर जो हमारी वेलोसिटी होगी, जो फॉर्मूला था हमारा वेलोसिटी का, इस फॉर्मूले पे हमने n और h की जगह पे वैल्यू, NH की जगह पे 1 1 रख देना है, सॉरी n और z की जगह पे हमने 1 1 रख देना, बिकॉज h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। बाकी चीज़ें सारे हमारे कांस्टेंट है, सबकी हमें वैल्यू पता है। सो 1 1 रखने के बाद वो वाली टर्म हमारी हट जाएगी, बिकॉज 1 रखो या ना रखो डजेंट मैटर, इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ से v हमारा आया 2 इंटू पाई का वैल्यू रखा हमने 3.14, और जो k होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी 9 इंटू 10 की पावर 9। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, और जो हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। इसे पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमारी वेलोसिटी आई वो आई 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेक्शन, this is the required velocity of an electron for first orbit of hydrogen atom, and this is the general formula to find out for the other elements in the periodic table. So easily you can find out by just putting the number of shell. आपको कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन आपका कौन सी शेल पे है, क्योंकि और ये हमें कैसे पता चलेगा, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है तो। ओके, सो z हमारा है एटॉमिक नंबर, तो वो वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, n और z की वैल्यू को, फिर उसके बाद हमें इस तरीके से सारी वैल्यूज़ रख के उसे सॉल्व कर देना है, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। सो दिस इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हम बात करेंगे हमारी टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, ये 5 मार्क्स में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सो सबसे पहले इसमें भी वही चीज़ कंसिडर करेंगे जो हमने पहले कंसिडर की थी। अब तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने अच्छे से समझ लिए पुरानी बातें तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक न्यूक्लियाई कंसिडर किया। ठीक है, इसे हमने पॉजिटिव इसलिए बोला है क्योंकि हमारा जो ओवरऑल चार्ज होता है न्यूक्लियाई का वो पॉजिटिव होता है, बिकॉज क्योंकि उस पर सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो इसलिए इसका चार्ज क्या होता है, ओवरऑल पॉजिटिव होता है। तो हमने क्या किया, लेट एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v। ओके, और इसका जो न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक नंबर है z। नाउ तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी कैसे निकलती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज अवर टोटल एनर्जी। सो वी नो दैट, हम फिर से इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा वाला, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल्स टू F सेंट्रीपिटल, जैसे हम पहले करते हुए आ रहे थे। F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, सेंट्रीपिटल होता है mv स्क्वायर अपॉन R, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहा। और Q1 Q2 क्या होंगे, किसके बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं हम, सेंट्रीपिटल सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी लग रही है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज है। तो ये जो है इन दोनों के बीच में लगेगा, तो इसका चार्ज है E, तो इसे Q1 इक्वल टू E एंड Q2 इक्वल टू ZE। ओके, तो ये होगा हमारा mv स्क्वायर अपॉन R के बराबर। तो इस R से ये वाला R कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बचा, इसको हमने ले लिया K, क्योंकि इसको हम बोलते हैं K और उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये है ZE स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, हाफ से हमने क्या कर देना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसा हमने अपनी तरफ से करना है। तो ये स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, और ये हम क्यों कर रहे हैं ये आपको जल्दी पता चलने वाला है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या होता है, हमारा हाफ प्रेजेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो इसीलिए हमने इसको कंसिडर किया, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ क्या कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करें तो उसके लिए हमने पता है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा यहाँ पे रोल है मेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना। सो हमने अभी हम पहला स्टेप हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे और दूसरे स्टेप में हम हमारी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें हाफ लगाना ज़रूरी है क्योंकि इस फॉर्मूले से ही हमारा हाफ mv² बन रहा है और इसको हमने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख देना है। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन के, तो ये आया हाफ kz² और ये आया हाफ mv²। तो हाफ mv² को इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, हमने बस रीअरेंज कर लिया। तो हाफ mv² इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हमें फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना तो बहुत आसान है क्योंकि हमने तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहले यूनिट में किया है, तो हमें सिर्फ वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो होता है हमारा 1/4πε0 Q1 Q1 इंटू Q2/R। याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारा R होता है क्योंकि ये फोर्स नहीं है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा साइन होता है वो मैटर करता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये मैटर करता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू K, इसे हमने लिख लिया K, और फिर से वो लग रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियाई के बीच में। सो इलेक्ट्रॉन इस पे चार्ज कितना है हमारा -e और इस पे हमारे Z इंटू ई एंड R इज R, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारी माइनस टाइम्स kZe²/R। नाउ अब हमने क्या करना है, इस काइनेटिक एनर्जी और इस पोटेंशियल एनर्जी को हमारे फॉर्मूले में रख देना है, जो कि हमारा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ E इज इक्वल्स टू ये एज इट इज़ उतार दिया, प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड kZe²/R। तो इन दोनों को अगर हमने सॉल्व किया, देखिए ये हमारा है हाफ kZe², ठीक है, अपॉन R, और ये है kZe²/R। तो 1 में से अगर हम हाफ माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा हाफ, तो इसलिए इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आया माइनस टाइम्स, और क्योंकि ये -1 है, -1 मतलब आई नो कि आप समझ रहे होंगे इस सिचुएशन को। मान लीजिए कि हमारे पास पूरी है और ये हमारे पास आधा है, ठीक है, 1/2 है इस टर्म का, तो हमारे पास तो 1/2 टर्म ही बचेगा ना, और ये माइनस इसलिए क्योंकि ये वाली टर्म हमारी बड़ी है, इसे आप सॉल्व करिएगा आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी टोटल एनर्जी आई हमारी माइनस टाइम्स kZe²/2R। ठीक है, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी, आपको दिखाती हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा कुछ ये आया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू kZe²/2R, और ये फॉर्मूला भी कुछ हमारा काइनेटिक एनर्जी का जैसा है। तो ये फॉर्मूला हमारा है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, इस माइनस को हम इधर शिफ्ट किए, हमने इसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिख लिया, और ये वाला जो साइन है इसे हमने इस तरफ लिख लिया, तो माइनस टाइम्स ई टोटल। तो यहाँ से हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ई टोटल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है इसे याद करने का। ठीक है, बहुत ही आसान है, याद भी नहीं करना इसे, तो बस आपको कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे लगाना है। सबसे पहला हमारा काम था कि हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, और हमें पता है टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा सबसे पहला टास्क होगा कि हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने अपनी तरफ से कुछ एडिशन किया, जो भी हमारे पास इक्वेशन आई उसे सॉल्व हमने पहले एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया, उन दोनों से हमने पहले हमारी सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई किया जो भी हमारी इक्वेशन है, देन उसके बाद हमने क्या किया, हमने निकाली फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर उन दोनों की वैल्यू को हमने टोटल एनर्जी के फॉर्म में लिख लिया, देन उसके बाद हमारे पास इतना सॉल्व करके आ गया। ठीक है, और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमारी थी माइनस टाइम्स kZe²/R, है ना। तो हमारे यहाँ से हमारा इसलिए ये आया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ई टोटल। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या है, E इज इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है माइनस टाइम kZe²/2R, है ना, ये वाली टर्म आई थी। तो यहाँ से हमारा क्या आया, अब हमने क्या करना है, R की वैल्यू रखनी है। ठीक है, जो हमारा R आया था, कहाँ पर आया था R हमारा, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में आया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ऑर्बिटल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में R का जो फॉर्मूला था वो था n²h²/4π² kZe² इंटू m। ठीक है, ये हमारा R था, तो यही वैल्यू हमने क्या किया है, इसी वैल्यू को हमने रखा है हमारी इस फॉर्मूले में। ठीक है, इस R की वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा है, जो कि है थोड़ा सा ब्लर आ रहा है,
मैनेजेबल है लेकिन, ठीक है। तो ये आया माइनस टाइम्स के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर का वैल्यू रखा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू एम। अब इसमें से हमारा रीअरेंज करने के बाद जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है हमने कैंसिल कर दी। अब हमारे पास बचा, सॉल्व करके आया, वो हमारी आई एनर्जी इज इक्वल्स टू -2 के स्क्वायर पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन होल अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब फिर से हमारा काम क्या होगा कि हमें हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड आउट करनी है। तो अगेन हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। तो n और z की वैल्यू 1 1 पुट करने के बाद जो हमारी टोटल एनर्जी आई, इस पूरे को सॉल्व करके टोटल एनर्जी आई हमारी En। एन यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमनली एन की वैल्यू पुट नहीं करी है, ओके क्योंकि हमें कोई भी नंबर अगर हमें निकालना होगा, कोई भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी होगी तो हम उसका नंबर रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जो कि आया हमारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जब भी हम एटम्स एंड न्यूक्लिया, हम न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई भी स्टडी करते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है वो जूल वगैरह में काउंट नहीं की जाती है, उसे काउंट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऑलराइट, हो सकेगा तो मैं आपको सारी की सारी यूनिट्स ये जो